हेलो बच्चों, आज हम बीए सेकंड ईयर में स्विट्जरलैंड के सामाजिक और आर्थिक आधार पढ़ेंगे। ये नया टॉपिक है आपका, जो उनके सामाजिक आर्थिक व्यवस्था और संविधान की विशेषता होगी। तो स्विट्जरलैंड के शुरुआत करते हैं सामाजिक व्यवस्था में। तो थोड़ा सा परिचय है। लगभग 50 लाख जनसंख्या और 16,000 वर्ग मील भूमि का ये देश स्विट्जरलैंड विश्व के सबसे छोटे स्वतंत्र राज्यों में से एक है, लेकिन अपनी विशिष्ट राजनीतिक संस्थाओं के कारण स्विट्जरलैंड संविधान और राज्य व्यवस्था में अपना विशिष्ट महत्व रखता है। साधारण व्यक्ति के लिए स्विट्जरलैंड विश्व का सबसे प्रमुख प्राकृतिक सौंदर्य का केंद्र स्थल है, रेड क्रॉस का मुख्यालय और विश्व प्रसिद्ध घड़ियों का निर्माण स्थल है। लेकिन राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए ये इससे बहुत अधिक है कि ये प्रजातंत्र का घर है और विश्व की सबसे प्रमुख राजनीतिक प्रयोगशाला है। स्विट्जरलैंड विश्व का सर्वाधिक प्राचीन गणतंत्रीय राज्य है, यानी सबसे पहले गणतंत्र इन्होंने ही अपनाया था। प्रजातंत्र का घर इसलिए कहा जाता है कि ये लोकतंत्र को पूरी तरह से उन्होंने अपनाया है। रेपार्ड इस बात को दृष्टि में रखते हुए लिखते हैं कि स्विट्जरलैंड युगों से गणराज्य रहा है। स्विट्जरलैंड नागरिक न केवल वंशानुगत राजा वरन एक निर्वाचित प्रधान को भी पूर्ण शक्ति प्रदान करने के विरुद्ध रहे हैं, और इस गणतंत्रीय भावना की प्रबलता के कारण ही उनके द्वारा एकल कार्यपालिका के स्थान पर बहुल कार्यपालिका को अपनाया गया है। कहने का मतलब वो न तो वंशानुगत राजा चाहते हैं और न ही निर्वाचन जो जनता द्वारा चुना जाता है उनको इतनी शक्ति देना चाहते हैं, इसलिए उनको प्रजातंत्र का घर कहा जाता है। एक है वहां एकल कार्यपालिका नहीं, बहुल कार्यपालिका, 7 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका। हमारे यहाँ कार्यपालिका में मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन स्विट्जरलैंड में 7 व्यक्ति ही कार्यपालिका संभालते हैं। 7 का एक ही पद, सबका एक ही पावर, एक जैसा पावर कहने का मतलब, तो इसलिए उनको बहुल कार्यपालिका कहा गया है। स्विट्जरलैंड लोकतंत्र के नागरिकों को राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेने की जितनी सीमा तक शक्ति दी गई है, उतनी सीमा तक अन्य किसी लोकतंत्र में प्रदान नहीं की गई है। यानी जितनी लोकतंत्र में स्विट्जरलैंड में जो लोगों को इतनी शक्ति दे रखी है, वह विश्व के किसी देशों में इतनी शक्ति लोगों को नहीं दी है, इसलिए उनको प्रजातंत्र का घर कहा जाता है या लोकतंत्र इतना अच्छा माना जाता है, पूरी तरह से लोकतंत्र। अब हम पढ़ेंगे स्विट्जरलैंड की सामाजिक व्यवस्था। इसमें पहला पॉइंट, विविधता में एकता। स्विट्जरलैंड समस्त विश्व में विविधता के बीच एकता का आदर्श उदाहरण है। स्विट्जरलैंड में भाषा, धर्म और संस्कृति के भेद पाए जाते हैं, लेकिन इन भेदों के बावजूद राष्ट्रीय एकता की भावना बहुत प्रबल है। स्विट्जरलैंड में लगभग 74% लोग जर्मन, 20% लोग फ्रेंच, 5% लोग इटालियन और 1% रोमन भाषा भाषी है। यानी वह विविधता में एकता, अलग अलग भाषा या बोलियां बोली जाती है, लेकिन इन भाषा संबंधी विविधता का हल इन सभी भाषाओं को राजभाषा का स्तर प्रदान कर निकाल लिया गया है। इस प्रकार यहाँ 58 यानी 58% लोग प्रोटेस्टेंट धर्म में और 40% रोमन कैथोलिक और 1% अयहूदी और 1% अन्य, मतलब ज्यादातर ये प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग ज्यादा हैं। लेकिन इन सभी धर्मों के धार्मिक सहिष्णुता और एक दूसरे के प्रति सम्मान को इतने गहरे रूप में अपना लिया है कि इन धार्मिक भेदों में राष्ट्रीय एकता को निर्मल करने के बजाय सुदृढ़ कर दिया। यानी इतनी भाषा, अलग अलग धर्म होते हुए भी राष्ट्रीय एकता की भावना उनमें कूट कूट कर भरी हुई है।
भाषाई और धार्मिक भेदों के कारण विवाद और फूट उत्पन्न न होने का एक कारण यह है कि वहाँ एक ही धर्म के अनुयायी की भाषा अनेक है और न ही एक भाषा बोलने वाले विविध धर्मों के अनुयायी हैं। इसके अतिरिक्त कैंटोनों की सीमाएं भी धर्म और भाषा के क्षेत्रों की सीमाओं से भिन्न है। इन विविधताओं के बीच एकता का सबसे प्रमुख कारण स्विट्जरलैंड लोगों के उदारता, शालीनता, एक दूसरे के प्रति सौहार्दपूर्ण भावना, स्वभाव, उनका स्वभाव अच्छा तथा गहरे देश प्रेम ही है। यानी वो उदारता रखते हैं, शालीनता रखते हैं और एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना रखते हैं और सभी देश के प्रति प्रेम की भावना रखते हैं। इसलिए वहाँ कोई भी ज़्यादा विवाद नहीं होता। इन सब के कारण धर्म, भाषा और क्षेत्रीयता के भेद प्रबल नहीं हो सके। ब्रुक्स ने अपने शब्दों में लिखा है कि स्विट्जरलैंड ने ये लिख दिया है कि उन लोगों में भी घनिष्ठ सहयोग की भावना या संभावना हो सकती है जो कभी राजनीतिक दृष्टि से परस्पर स्वतंत्र थे तथा जो आज भाषा व धर्म के द्वारा व्यापक रूप से विभाजित हैं। इस प्रकार से कह सकते हैं हम कि ब्रुक्स ने कहा है कि ये राजनीति के लिए घनिष्ठ संबंध और सहयोग की भावना रखते हैं। इस प्रकार स्विट्जरलैंड की विविधता में ये एकता भारत जैसे राज्यों के लिए तो एक उदाहरण है ही, सुदूर भविष्य में एक विश्व राज्य की स्थापना के लिए भी ये एक आदर्श बन सकता है। जॉन ब्राउन मैसन ने इस संबंध में लिखा है कि भाषा तथा धर्म संबंधी स्पष्ट विविधता के होते हुए जिस कोटि की राष्ट्रीय एकता स्विट्जरलैंड में पाई जाती है उसने अंतर्राष्ट्रीय मामलों के अनेक अध्ययनकर्ता को ध्यान आकर्षित किया है। उन्हें उससे ये प्रमाणित होने की आशा दिखाई देती है कि राष्ट्र में भी उच्च कोटि का सहयोग संभव है जिसमें संस्कृति संबंधी व्यापक भिन्नता पाई जाती है तथा जिसमें स्वतंत्रता की शक्तिशाली परंपरा चली आई हो। कहने का मतलब स्विट्जरलैंड में अब ऐसा चल गया है कि लोग भारत के देश में विविधता की एकता की जगह वैसा वो भविष्य में वैसा विश्व में ऐसा आदर्श देश वो है जो आज दिन तक कई विश्व में ऐसी बात नहीं कही जा सकती। दूसरा पॉइंट है सुसंस्कृत और व्यवहारिक दृष्टिकोण से संपन्न समाज। इसमें स्विट्जरलैंड समाज एक अत्यधिक सुसंस्कृत समाज है। स्विट्जरलैंड के लोग सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और राजनीतिक जीवन के सभी क्षेत्रों में शालीनता पूर्ण ढंग से और मर्यादित तौर तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। संघीय सभा, संघीय परिषद या राज व्यवस्था की अन्य कोई भी संस्था हो, संस्था के सदस्य अपने समस्त कार्य शांति, समझ और ईमानदारी के साथ संपन्न करते हैं। उदाहरण के लिए लॉर्ड ब्राइस ने कहा है कि संघीय सभा के कार्यक्रम के संबंध में लिखते हैं कि स्विट्जरलैंड में संघीय सभा बड़ी ईमानदारी से कार्य करने वाली संस्था है जो शांति तथा देश प्रेम से प्रभावित होकर अपना कार्य संपन्न करती है। सभा के सदस्य व्यर्थ में ओजस्वी भाषण नहीं देते, न ही ऐसे भाषणों की प्रशंसा की जाती है। वे तो व्यवहार में अपना कार्य कुशलता पूर्वक ढंग से संपन्न करने में ही संबंध रखते हैं। कहने का मतलब वो सुसंस्कृत है, वो संघीय सभा के प्रति वफादार, ईमानदारी रखते हैं और न ही कभी उसका खंडन करने की या आंदोलन करने की कोशिश करते हैं, न ही अपने भाषण को प्रभावित करते हैं। वो सिर्फ देश के प्रति प्रेम की भावना और शांति बनाए रखने की कोशिश करते हैं। स्विट्जरलैंड के समस्त सामाजिक जीवन में सिद्धांतवादिता के स्थान पर व्यवहारिकता को अपनाया गया है।
दृष्टिकोण का एक प्रमुख उदाहरण संघीय सभा। संघीय सभा जो जिसको कहते हैं व्यवस्थापिका, संघीय सभा यानी व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका का नाम वहां पे संघीय सभा है। व्यवस्थापिका और संघीय परिषद, संघीय परिषद है कार्यपालिका। तो संघीय सभा है व्यवस्थापिका और संघीय परिषद है स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका। के आपसी संबंधों में देखा जा सकता है कि संघीय परिषद यानी कार्यपालिका के सदस्य संघीय सभा यानी व्यवस्थापिका की कार्यवाही में बहुत सक्रियता के साथ भाग लेते हैं, लेकिन सभा द्वारा कार्यपालिका का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिए जाने पर कार्यपालिका द्वारा पद त्याग किया जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। यानी व्यवस्थापिका कोई ऐसा कार्य कर दे या कार्यपालिका को प्रस्ताव अस्वीकार कर दे तो व्यवस्थापिका को यानी लोकसभा को कोई भंग करने की कोई नहीं होगी, नहीं प्रधानमंत्री त्याग पत्र देगा। लॉवेल लिखते हैं इसके बारे में कि स्विट्जरलैंड में संघीय परिषद का सदस्य एक वकील अथवा वास्तुकार की तरह है। उसका परामर्श लिया जाता है और प्राय उस पर ध्यान भी दिया जाता है, लेकिन यदि उसका नियोजन उसके परामर्श के विरुद्ध ही कार्य करने की हट करे तो वकील अथवा वास्तुकार ने अपनी वृत्ति छोड़ देने की बात नहीं सोची जाती। वस्तुतः ऐसा कहना असंवैधानिक समझा जाता है। तो कहने का मतलब कार्यपालिका कोई मना भी कर दे तो व्यवस्थापिका भंग नहीं होगी और एक दूसरे से वो प्रभावित नहीं हो सकते, एक दूसरे को दबाएंगे नहीं, वो अपना अपना कार्य करते ही रहेंगे। अपने गहरे व्यवहारिक दृष्टिकोण के कारण ही स्विट्जरलैंड में ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था या अमेरिका की अध्यक्षात्मक व्यवस्था को न अपनाते हुए अपने देश की समस्त परिस्थिति की दृष्टि में रखते हुए संसदात्मक व्यवस्था और अध्यक्षात्मक व्यवस्था का समन्वय रूप अपनाया है। यानी अमेरिका में अध्यक्षात्मक, वहां राष्ट्रपति वास्तविक और प्रधानमंत्री नाम मात्र का। भारत में या ब्रिटेन में संसदात्मक व्यवस्था, यहाँ पे प्रधानमंत्री वास्तविक और राष्ट्रपति नाम मात्र का। लेकिन स्विट्जरलैंड में क्या किया है कि वहां संसदात्मक और अध्यक्षात्मक का मिश्रण रूप बताया है। तो वहां न तो वहां पे प्रधानमंत्री इतना शक्तिशाली है, नहीं राष्ट्रपति, दोनों को अधिकार एक जैसे हैं, इसलिए वो अलग उन्होंने ये बात ली गई है। प्रबल राष्ट्र प्रेम और अत्यधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण के कारण ही स्विट्जरलैंड सदैव ही विश्व के विभिन्न देशों के आपसी विवादों से अपने आप को पूर्णतया अलग रखने का पक्षधर रहा है तथा अपनी समस्त शांति प्रियता के बावजूद इसके 2001 में संयुक्त राष्ट्र संघ की या संयुक्त राष्ट्र की सदस्य प्राप्त नहीं की, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कहा गया कि एक देश द्वारा दूसरे देश पर आक्रमण किए जाने की स्थिति में संयुक्त राष्ट्र आक्रमणकारी के देश के विरुद्ध बल प्रयोग करेगा तथा सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र को इस कार्य के लिए आवश्यक सैन्य सहयोग देगा। 2002 में स्विट्जरलैंड ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्राप्त कर ली है। यानी 2001 तक तो उन्होंने नहीं प्राप्त की सदस्यता। क्यों नहीं प्राप्त की? क्योंकि बच्चों वो तटस्थ था, वो युद्ध में विश्वास नहीं करता था। इसीलिए प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में स्विट्जरलैंड ने कभी भी भाग नहीं लिया। वो तटस्थ है, न तो युद्ध करना चाहेगा न युद्ध आगे वाले को करने देगा। इस प्रकार से ये बात उनके बारे में कही जाती है। तीसरा पॉइंट है स्विच लोगों का चरित्र या स्विट्जरलैंड लोगों का चरित्र। तो तीसरे पॉइंट में स्विट्जरलैंड नागरिकों का चरित्र ही एक तत्व है जिसमें स्विट्जरलैंड को लोकतंत्र का श्रेष्ठतम उदाहरण बताया है। ये लोग बड़े शांति प्रिय हैं और एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हैं। इनमें सूझबूझ, विनम्रता, सहिष्णुता कूट कूट कर भरी है। ये लोग राजनीति को एक गंभीर विषय मानते हैं तथा बिना किसी आवेश या स्वार्थ के उसका संचालन करते हैं। सामान्यतः सभी पक्ष
इस बात को स्वीकार करते हैं कि स्वतंत्र विचार, गंभीर व्यवहारिक निर्णय, उदारवादी तथा भावना के प्रवाह में न बहने वाले जितने श्रेष्ठ नागरिक स्विट्जरलैंड में उतने और किसी देश में दुर्लभ नहीं है। यानी कि वो देश के प्रति इतने प्रेम की भावना रखते हैं, इतने चरित्रवान है, वह न तो स्वार्थ रखते, न मतलब कोई दबाव डालते सरकार पे, अपना आप इनका कार्य होता रहता है और न एक दूसरे के भाईचारे की तरह वो रहते हैं। इस प्रकार से बच्चों स्विट्जरलैंड के लोगों के चरित्र को बहुत अच्छे तरीके से देखा जा सकता है और वो स्वार्थ नहीं है, बहुत ही ईमानदार तरीके से रहते हैं। चौथा पॉइंट है सामाजिक व्यवस्था में तीव्र आर्थिक असमानता का अभाव और मध्यम वर्ग की प्रबलता। ऑप्शन ने एक स्थान पर लिखा है कि धनवानों का धन और निर्धनों की निर्धनता लोकतंत्र को भ्रष्ट कर देती है, किंतु स्विट्जरलैंड में ऐसी स्थिति नहीं है। स्विट्जरलैंड में आर्थिक असमानता अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है तथा स्विट्जरलैंड में अधिकांश लोग निम्न मध्यम के हैं। बेकारी तथा भीषण दरिद्रता की समस्या वहां नहीं है और न ही जनता में आर्थिक स्थिति के प्रति असंतोष और रोष है। धनीमान वर्ग भी हैं, लेकिन ये वर्ग ऐसी संपत्ति से पीड़ित नहीं है जो उन्हें निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग से दूर धकेल देता है। सामाजिक जीवन में मध्यम वर्ग की प्रबलता स्विट्जरलैंड में लोकतंत्र की सफलता का बड़ा कारण बना है। यानी वहां तीव्र असमानता का भाव है, यानी न तो ज्यादा गरीब है न ज्यादा अमीर है, मतलब ज्यादा गरीब नहीं है, सभी अपने अच्छी पोजीशन लेके बैठे हैं। और मध्यम वर्ग की प्रबलता, मध्यम वर्ग ज्यादा संख्या में और वो ज्यादा अमीरी है और वो ज्यादा अमीर है, तो इसलिए उनकी प्रबलता देखते हुए स्विट्जरलैंड में लोकतंत्र की सफलता को एक बड़े तरीके से देखा जा सकता है, क्योंकि वहाँ बेकारी नहीं है, दरिद्रता नहीं है, कोई समस्या नहीं, आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी है और उसमें रोष नहीं है, सभी धनी मानी वर्ग है, मतलब ज्यादा गरीब कोई भी नहीं है। इस प्रकार से स्विट्जरलैंड या स्विट्जरलैंड के लोग मध्यम वर्ग की प्रबलता और अमीर लोग ही ज्यादा वहां पे हैं, गरीब इतने नहीं है। पांचवा पॉइंट है उग्र दलबंदी और व्यावसायिक राजनीतिज्ञों का अभाव। स्विट्जरलैंड में राजनीतिक दल तो हैं, लेकिन दलबंदी की भावना बहुत उग्र न होने के कारण स्विट्जरलैंड में राजनीतिक दलों की उन अनेक बुराइयों से अछूता है जो अन्य देशों में विद्यमान है। अन्य यूरोपीय देशों, अमेरिका और भारत आदि में व्यावसायिक राजनीतिज्ञों की एक बड़ी जमात है और राजनीति को भ्रष्ट और राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा करती है। ये व्यावसायिक राजनीतिक वाद वीरता के आधार पर जन भावना को उत्तेजित करते तथा षड्यंत्रों के आधार पर सत्ता प्राप्त करने की चेष्टा में लिप्त रहते हैं। स्विट्जरलैंड में सामान्यतः व्यक्ति राजकाम में रुचि समाज सेवा और प्रतिष्ठा के लिए राजनीति में प्रवेश करते हैं। वो पैसे कमाने के लिए नहीं, वो अपनी रुचि और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। बहुदलीय और बहु कार्यपालिका, बहुल दलीय, वहाँ बहुदलीय हमारी तरह है, और बहुल कार्यपालिका के कारण बहुत अधिक महत्वाकांक्षी व्यक्ति स्विट्जरलैंड में राजनीति में प्रवेश नहीं करते। स्विट्जरलैंड में राजनीतिक शांत, स्वस्थ और भ्रष्टाचार रहित है। वहां पे ऐसा शांति है और स्वस्थ है और भ्रष्टाचार नहीं करते वहां। आज की दुनिया में अन्य देशों के निदान विपरीत स्विट्जरलैंड में राजनीति में धन की शक्ति और बाहुबली की शक्ति का प्रभाव बहुत कम है। राजनीति से जुड़े आर्थिक लाभ बहुत कम है और राजनीतिक पद से कोई शान शौकत जुड़ी हुई नहीं है। संघीय परिषद यानी कार्यपालिका के एक सदस्य में जब ये पूछा गया कि वह
रेल की तीसरी श्रेणी में यात्रा क्यों कर रहा है? तो उसका उत्तर है क्योंकि चौथी श्रेणी नहीं है। यानी वो पैसे बचाने के लिए, वो अपनी प्रतिष्ठा इतनी नहीं कि दिखावे के लिए वो आगे बढ़े, नहीं, दिखावे के लिए पैसे बर्बाद करे, नहीं, उसको जाना है कहीं भी सफर में तो वो तीसरे क्या कहते हैं डिब्बे, वो श्रेणी में भी बैठ सकते हैं। और वो कह उत्तर भी दे रहे कि चौथा श्रेणी नहीं है, नहीं तो हम चौथे में बैठते, जाना तो घर पे क्योंकि उनको या ऑफिस जाना, लेकिन दिखावे के लिए वो आगे नहीं आते। छठा लास्ट है वीर पूजा। स्विट्जरलैंड में वीर पूजा की भावना कुछ विशेष नेताओं के प्रति जनता के पूर्ण समर्पण का भाव जैसी कोई स्थिति नहीं है। स्विट्जरलैंड में कभी भी करिश्माती या चमत्कारी नेतृत्व की स्थिति नहीं रही है। यदि स्विट्जरलैंड में आज भी जनसभाएं, लोक निर्णय और आरंभक की व्यवस्था बनी है तो उसका बहुत प्रमुख कारण है जनता में इन्हें बनाए रखने और तीव्र आकांक्षा है। स्विट्जरलैंड नागरिक सार्वजनिक जीवन में पूरी सक्रियता के साथ भाग लेते हैं, अपने प्रतिनिधियों पर नियंत्रण रखते हैं और व्यवस्थापिका की त्रुटियों और भूलों को सुधारते हैं। वे लोकतंत्र के ऐसे सजग प्रहरी हैं जिन्होंने न तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के साधनों का दुरुपयोग किया है और न ही आवश्यक होने का उसका प्रयोग करने में है। जन संप्रभुता को बनाए रखने के लिए तीव्र आकांक्षाएं के कारण ही कानून निर्माण के संबंध में अंतिम शक्ति संघीय सभा यानी व्यवस्थापिका को नहीं वरन लोक निर्णय और आरंभक यानी पीढ़ियों से आ रही जो बात है वो और लोगों का निर्णय ही वहां चलता है के आधार पर जनता को दी गई है। संघीय स्तर पर न्याय पुनरावलोकन की व्यवस्था को नहीं अपनाया गया, इसलिए न्यायपालिका भी वहां सर्वोच्च नहीं, सिर्फ जनता की शक्ति ज्यादा है। तभी वहां लोकगण प्रथम गणतंत्र और पूरी तरह से प्रजातंत्र का घर कहा जाता है। जॉन ब्राइस मैनस ने कहा है कि स्विट्जरलैंड में अशांति के समुद्र में शांति का द्वीप है। स्विट्जरलैंड में नागरिकों की इस जागरूकता का परिणाम है कि विश्व के अन्य देशों में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और उपकरण नितांत अव्यवहारिक प्रमाणित हो चुके हैं, लेकिन स्विट्जरलैंड में इसके द्वारा सफलतापूर्वक कार्य किया जा सकता है। इन सब के अतिरिक्त स्विट्जरलैंड में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था जिसके अधिक श्रेष्ठ रूप में विद्यमान है, उतनी अन्य किसी देश में नहीं है। स्थानीय स्वशासन की इस व्यवस्था में स्विट्जरलैंड में नागरिकों को सार्वजनिक जीवन का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इसमें नागरिक दायित्व की भावना जागृत करते हैं। तीव्र देशभक्ति के बावजूद स्विट्जरलैंड में नागरिक अपने कम्यून और कैंटनों से भी गहरा लगा रखते हैं, यानी जिलों का भी वो गहरा लगा रखते हैं स्थानीय को। इस तरीके से स्विट्जरलैंड में प्रत्येक नागरिक को 3 नागरिकता प्राप्त है, एक तो कम्यून की यानी राज्य की, एक कैंटन की जिले की और एक स्विट्जरलैंड की खुद की यानी संघ की। तो राज्य की, जिले की, संघ की 3 नागरिकता उनको प्राप्त है। इस राज्य के रूप में स्विट्जरलैंड के सम्मुख सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में गंभीर चुनौतियां या गंभीर समस्या की स्थिति नहीं है। इस प्रकार कह सकते हैं कि एक ईमानदारी, साधारण सा देश, छोटा सा देश और सभी धनवान और ईमानदारी से सब रह रहे हैं और जनता को ज्यादा शक्ति दे रखी है और वहां अच्छे से शासन चल रहा है, जनता को ज्यादा शक्ति दे रखी है, इसलिए उसको प्रजातंत्र का घर कहा जाता है। ठीक है बच्चों, बाय। कल हम पढ़ेंगे स्विट्जरलैंड की आर्थिक व्यवस्था।